हेलो एवरीवन। मान लीजिए आप सुबह सुबह से उठ रहे हैं, बढ़िया तरीके से उठे सुबह से और देखा कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक हो गया है। अब ऐसे टाइम पे आपको सडनली दिमाग में आएगा कि अब मैं क्या करूं, तो आप व्हाट्सएप पर शिकायत करेंगे। व्हाट्सएप भी यह बोल देता है कि आपका अकाउंट अब अनब्लॉक नहीं होगा, उसको ब्लॉक रहने दिया जाएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा कि अब मैं क्या करूं, तो आप उठोगे और जाओगे किसी वकील के पास और सजेशन मांगोगे। तो उससे बोलोगे कि अब कुछ तो करना पड़ेगा और फिर आप पहुँचते हो अपने मौलिक अधिकार को लेकर, एक प्रश्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं, अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाए, तो क्या आप उसे वापस अनब्लॉक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? एक पहला प्रश्न यही आता है। दूसरा इससे जुड़ा प्रश्न है कि यदि व्हाट्सएप तक पहुँच एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फंडामेंटल राइट नहीं है, तो हमारा डिजिटल अधिकार कमज़ोर क्यों माना जाए? तीसरा जो क्वेश्चन है, क्या जो अराटाई नाम से ऐप है, जैसे जो मेड इन इंडिया वाला ऐप है, तो ये क्या हमारी स्वतंत्रता और गोपनीयता को सुरक्षित कर पाएँगे? ये 3 बेसिक प्रश्न हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे सामने जो प्रश्न आए हैं, उठे हैं, किसी घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं। तो एक घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं जहाँ पर एक डॉक्टर हैं, रमन कुंद्रा, उनका अकाउंट जो है वो 13 सितंबर 2025 को व्हाट्सएप द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है गेटिंग ब्लॉक्ड फ्रॉम व्हाट्सएप। इसके बारे में थोड़ी-सा आप जान लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो रमन कुंद्रा थीं, वो सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास चली गईं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला कि जो व्हाट्सएप की मदद से वो अपने ग्राहकों और पेशेवर जो व्यक्ति थे, उनसे वो संपर्क कर पा रहे थे। बट अब उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो इसकी वजह से उन्हें बहुत फाइनेंशियल नुकसान हुआ है और इसका वो भरपाई नहीं कर पा रही हैं। तो जो उनके वकील थे, जिनका नाम है महालक्ष्मी भवानी, इन्होंने एक पिटीशन दायर की, जो कि आर्टिकल 32 के तहत थी। उन्होंने बोला कि एक आर्बिट्रेरी एक्शन है और जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके सामने सबसे बड़ा मूल प्रश्न यही था कि सबसे पहले ये देखा जाए कि जो व्हाट्सएप है, जैसे निजी सेवा तक जो पहुँच है, को भारत के संविधान में जो दिए गए मौलिक अधिकार हैं, उनमें गिना जा सकता है। तो एक प्रकार से यह जो संविधान के तहत जो ये प्रश्न आए थे, क्या व्हाट्सएप निजी सेवा है और ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, उनका ब्लॉक हो गया अकाउंट। तो ये 2 आर्टिकल से जुड़ा हुआ था। आर्टिकल 19 1 ए, जिसके तहत लिखा हुआ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वहीं आर्टिकल 21 जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ तर्क रखे और कहा कि जो व्हाट्सएप है वो एक निजी प्लेटफॉर्म है, ना कि कोई सरकारी संस्था है। एक ऐसी कंपनी है जो मेटा प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित होती है। और इसमें सीधा उन्होंने बोला कि एक प्रकार से यह कोई डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यह गवर्नमेंट अथवा पब्लिक ड्यूटी नहीं निभा रही है। तो इस वजह से इसका संविधान में जो मौलिक अधिकार है, उनका सीधा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू इट, इसमें लिखा हुआ है। वहीं आर्टिकल 12 में जो परिभाषा लिखी हुई है स्टेट की, इसमें लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट है या स्टेट है, निजी संस्थान के अंतर्गत नहीं आते हैं, स्टेट के अंतर्गत नहीं आते हैं। और जब तक कोई सार्वजनिक कार्य जो निजी संस्थानों पर नहीं दिए गए हैं, तब तक वो लागू नहीं होंगे, फंडामेंटल राइट्स नहीं लागू किए जाएँगे। सीधा-सीधा इसमें लिखा हुआ था। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, उसमें और कहा कि आपने हो सकता है कि आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उस पे एग्री किया था। जब जब आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया, तब आपने टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक मार्क किया और उसमें सहमति दी। यानी कि कुल मिला के जो प्लेटफ़ॉर्म है, यानी कि जो मेटा है या जो व्हाट्सएप प्लेटफ़ॉर्म है, वो आपके खाता को निलंबित कर सकता है, जो कि उनके अनुबंधों के अनुसार होगा, जो उसकी टर्म्स होंगी उसके आधार पर होगा। तो इसे मौलिक अधिकार नहीं मान सकता कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो इसलिए यह संवैधानिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है। और जैसे सिविल लॉ या कहें रेमेडीज़ के थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हैं, एक प्रकार से कंज्यूमर कंप्लेंट दे सकते हैं, या जो डैमेज है उसकी भरपाई के लिए आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और कुछ चीज़ें ऐड की इसमें। उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, एक अल्टरनेटिव ऐप है जिसका नाम है अराटाई। अराताई बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है आज फिलहाल। तो अराताई को उन्होंने सजेशन के तौर पे कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अराताई को रिकमेंडेड किया हुआ है कि आप जाइए और ऑप्शनल ये ऐप है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब अराताई के बारे में ज़्यादा चर्चा करना आवश्यकता नहीं है, जोहो कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पर एक कुछ प्रश्न सबसे फिर भी सामने आते हैं, वही प्रश्न है कि ये डाटा डेटा की प्राइवेसी दे पाएँगे? तो इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, या कहें इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, अपने बारे में बताया हुआ है। तो उन्होंने बोला है कि जो भी हमारे पास डेटा है, वो हम किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करते, ना एडवर्टाइज़मेंट के लिए, ना किसी और उद्देश्य के लिए। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि ना ही कोई गवर्नमेंट के साथ हम अपने डेटा को शेयर करते हैं। सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और इसके अलावा सबसे जो अंतिम और मेन पॉइंट है, वो है डाटा स्टोर जो करते हैं, वो भारत में ही करते हैं। ये 3 चीज़ें इन्होंने साफ-साफ लिखी हुई हैं, जो कि बहुत आवश्यक हैं।
तो अगर आप भी, मेरा सजेशन के तौर पे रहेगा कि आराताई आप डाउनलोड करना चाहिए, एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। एक और पॉइंट उन्होंने बोला कि इसके लिए आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का आने की आवश्यकता नहीं थी, उसके लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं या सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। जो कि हाई कोर्ट के लिए आपको आर्टिकल 226 के तहत जाना चाहिए, जो कि फंडामेंटल राइट से डायरेक्टली अगर क्वेश्चन नहीं जुड़ा है अगर तो, और सिविल कोर्ट और कॉन्टेक्चुअल रिलीफ के लिए जा सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डायरेक्टली ऑर्डर दी व्हाट्सएप टू रिस्टोर योर अकाउंट द नेम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के नाम पर ये नहीं किया जा सकता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है। वहीं अगर कुछ फिलोसफिकल थ्योरीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक फिलोसफी जुड़ती है, लिबरल फिलोसफी, जिसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया हुआ है। इन्होंने साफ बोला है, लिबरलिज्म में जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से जीवन जीने हो गया, विचार व्यक्त करने हो गया या अनुबंध करने की स्वतंत्रता रखता है, लेकिन राज्य या न्यायपालिका जो है उसकी निजी स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप करेगा जब दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। यहाँ पर जो जॉन लॉक है, तो उन्होंने, जॉन लॉक ने भी इसी चीज को, लिबरलिज्म को बोला है कि राज्य को जो सीमित शक्ति दे दी गई है वह हर निजी संबंध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कुल मिला के अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन पे काम किया है, तो जो राज्य है या न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जैसे संस्था है उसका कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रीडम की बात आ जाती है, इसलिए गवर्नमेंट है जो यहाँ पर उसकी शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं। एक और व्यक्ति हैं, आपने उनका नाम सुना ही होगा, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने बोला हुआ है कि द क्लास दैट कंट्रोल्स दैट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आल्सो कंट्रोल्स सोसाइटी आइडियोलॉजी। जो वर्ग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है वही समाज की विचारधारा पर भी नियंत्रण रखता है। और आज के समय के लिए सबसे बड़ा जो डेटा है वही आपका प्रोडक्शन है। तो एक डिजिटल कैपिटलिज्म का दौर है जहां पर कंपनियां हैं जो वो डेटा पर नियंत्रण करती हैं। तो कुल मिला के जो संचार है, जो सूचना है, जो विचार है, उनके प्रवाहों को ये नियंत्रित करती हैं कंपनियां अपने। तो कुल मिला के जो कंपनियां हैं वो किसी के अकाउंट को बंद भी कर सकती हैं। जब कंपनियां अकाउंट को बंद करती हैं तो एक प्रकार का इसको बोलते हैं डिजिटल पोसेशन बोलते हैं इसको, जो कि एक मार्क्सिस्ट दृष्टिकोण है। वो बोलता है राज्य का दायित्व है कि अगर नागरिकों की पूंजी पर वो नियंत्रण करे तो उसको पूंजीवादियों से मुक्त रखना चाहिए, यानी कि डेटा से नियंत्रण सरकार को करना चाहिए, बट उसका प्रयोग इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि जिस प्रकार से व्यक्ति की क्षमता को दबाए जा सकते हैं। तो जो अराताई ऐप है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो, क्योंकि अगर भारत में डेटा रहेगा तो डिजिटल लिबरेशन का एक प्रकार का प्रतीक माना सकता है। कुल मिला के डेटा स्वामित्व को अधिकार देता है। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ आपके विचार हों तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है उस पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।